टॉपिक रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज देखिए कि इंडिया आई कैपिटल क्यों लिखा जाता है इंडिया में, आई कैपिटल नहीं होगी संज्ञा है, ठीक नाउन। अब जरा देखते हैं पहला पॉइंट इसमें आता है अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा हमारे देश में कुछ है ही नहीं। तो पहला पॉइंट है अपेक्स इंस्टीट्यूशन। एक और हम समझ लेते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशन, अनदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में कोर्ट्स में सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे सारे बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है, आरबीआई। तो सारे बैंकों का पिताजी जो है बाप, वो हमारा आरबीआई, ठीक। इससे बड़ा कोई है ही नहीं हमारे देश में। जैसे स्कूल में कौन बड़ा होता है, प्रिंसिपल, ऐसे यहाँ पे सारे बैंक्स में कौन बड़ा है, आरबीआई। सेकंड पॉइंट हमें बताता है, मैंने ये बताया था कि ये सेटअप है एक एक्ट के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया हुआ है ना, तो एक्ट के द्वारा बना हुआ है। और मैंने एक्ट बताया था आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आरबीआई एक्ट तो बन गया, अब इसका ऑफिस बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। अब देखो मिडिल में ये पास किया गया होगा, ऐसा तो नहीं हर कोई काम 1 अप्रैल को ही हो जाए, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, वहीं से ही ऑफिशियल वर्क स्टार्ट होता है। तो अगला साल जो आएगा कौन सा है, 1935, 1 अप्रैल, तो यही इसकी डेट हो गई इस्टेब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935, ठीक। एक लास्ट पॉइंट है बेसिक सा, ये तुम्हारा एक तरह से इंट्रोडक्शन है, आरबीआई को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक। ये एक तरह का तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, प्रीफेस है कि भाई तुम्हें आरबीआई को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। पहला, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ी, सारे बैंक से बड़ी, सारे बैंक की, ठीक। सेकंड बात इसमें क्या है, ये एक्ट के द्वारा पास किया गया, सेटअप यानी कि पार्लियामेंट में सेट किया गया होगा ये। थर्ड, इसमें बोला गया स्टैब्लिशमेंट। और लास्ट है बेसिक फंक्शन क्या है, ये कंट्रोलर है इसका, सारे बैंक, सुपरवाइजर है इसका, सारे बैंक है। सुपर का मतलब बड़ा, ऊपर, और वाइजर का मतलब नज़र रखने वाला है, तो यानी कि सारे बैंक में नज़र रखने वाला है, ठीक। स्कूल में सुपरवाइजर का काम क्या होता है, टीचर्स पे नज़र रखना या बच्चों पे नज़र रखना, ऐसे ही यहाँ पर सारे बैंकों पे नज़र रखता है, कैसे वो रेगुलेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके वर्किंग पर। और रेगुलेटर है, सारे बैंक्स की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंक्स को एडवाइस देता है, फाइनेंशियल एडवाइस, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल एडवाइस देता है बैंकर्स में, ठीक। क्या करना है, कब तुम्हें रेट बढ़ाना है, कब घटाना है, तो अकॉर्डिंग टू द मनी सप्लाई के हिसाब से होता रहता है। हमारे देश में जब सिचुएशन बन जाती है इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो वो रेट कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस, ठीक। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला फंक्शन है इसका फंक्शन की बात कर लेता हूँ, इसके फोटो आ जाएंगे, ठीक है। पहला फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो है बैंकर्स इशू या इशूइंग करेंसी अथॉरिटी दी गई है,
इसका मतलब ये हुआ, जैसे तुमको पहले से पता है कि हमारे देश में जो भी करेंसी छपती है एक्सेप्ट कॉइन्स एंड रुपीज़ 1 नोट, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, बाकी सारे नोट जो है इसको अथॉरिटी किसको दे रखी है? RBI। और ये सोल अथॉरिटी है, कहने का मतलब इसके अलावा कोई भी बैंक नहीं छाप सकता, सिर्फ RBI ही छाप सकता है। और इस पर साफ साफ नाम लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट, ठीक, और RBI के गवर्नर के साइन। अब सपोज करो कि भाई नोट तो इशू कर दिए, ठीक, अब ऐसा हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया RBI के अलावा अगर सारे बैंक नोट छापने लग जाए तो क्या होगा? बहुत सारी मनी हो जाएगी। कहने का मतलब है मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, हर पर्सन की जेब में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोलर भी तो यही है, तो सिर्फ इसको सोल अथॉरिटी दे रखी है। क्या? एकमात्र अथॉरिटी, एकमात्र राइट जो है वो RBI को दे रखा है। ये सब क्लियर हो, तो एक तरह से हम कह सकते हैं सोल अथॉरिटी। ठीक है, नोट्स को प्रिंट करना। दूसरा, अब जरा एडवांटेज कर लेते हैं। पहली बात, एक तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कहने का मतलब है अगर सारे बैंक करने लग गए, एक अब हमारे बैंक के नोट्स पे कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ लगाई जाती हैं, कुछ ऐसे फीचर्स लगाए जाते हैं जो सिर्फ हम पहचान सकते हैं। ऐसे गांधी जी छपे हुए हैं, कहीं पे शेर छपा हुआ है, एक मंगलयान छपा हुआ है, आजकल तो मंगलयान आता है 2000 के नोट पे, है ना, नाम वगैरह लिखा हुआ, सन वगैरह। तो दूसरा बैंक हुआ, वो गांधी जी की जगह पे भगत सिंह की फोटो डाल दे, ये कर, तो उससे क्या है, एक्सेप्टेंस डिनाई हो जाएगी लोगों की, क्योंकि लोगों को पता है भाई पहले से कि भाई गांधी जी हैं, गांधी जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो दूसरा फीचर क्या आ गया इसका, क्योंकि इसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। जब सारे नोट्स एक जैसे होंगे तो नोट को एक्सेप्ट करने में मना किसका, ठीक है। और तीसरा, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। जब एक ही इंसान को, ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इंसान को अथॉरिटी दी जाती है तो उससे पूरा कंट्रोल बना रहता है, ऐसे ही यहाँ पर अथॉरिटी RBI को दे रखी है, तो मनी सप्लाई पे कंट्रोल भी तो RBI का बना रहेगा, है ना। तो ये कुछ इसके एडवांटेज। सेकंड अगर मैं बात करूँ, वो ये भी है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा, जो काम कमर्शियल बैंक करता है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, हम जैसे कस्टमर्स के लिए, वही सेम काम गवर्नमेंट के लिए करता है। कौन? RBI। वहाँ पे हमारा काम कमर्शियल बैंक कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का काम कौन करेगा? RBI। हम अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक में। गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ जमा करेगी? RBI। ठीक, तो सेम फंक्शन करता है, बट नाम अलग हो गया इसका, RBI। इसीलिए इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट बोला जाता है, गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। हमारा बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक। हमारा बैंक RBI नहीं है, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है। अब गवर्नमेंट का बैंक क्या है? RBI। तो ये एक और बात आ जाती है, इसके कुछ और भी हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे बोलते हैं ना कि भैया कि हमने वहाँ पे पैसा लगा रखा है रोड बनाने में, तो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, उनको ठेका दे देती हैं, पैसा देना पड़ता है, तो उनको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट का बैंक कौन है? RBI। तो ट्रांजैक्शंस भी जो मैनेज किए जाते हैं वो RBI के द्वारा किए। ट्रांजैक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट भी ठेका देती है, टेंडर देती है, जिसको बोलते हैं टेंडर पास हो जाना, है ना, उसमें बिडिंग लगाई जाती है, ऐलान वो करी जाती है। तो भाई जिसको गवर्नमेंट ने कुछ अपना बोल दिया कि भाई हमारा ये है तो इतने में काम होना है, तो लोग उसका प्राइस बोल देते हैं, जैसे तुम्हारा काम इतने में हो जाएगा, ठेकेदार उसको बोलते हैं। तो जिस प्राइस में उस अंडर में अगर गवर्नमेंट का काम बन रहा है तो उसी को ठेका मिल जाता है, इसी को बोलते हैं टेंडर बिल, ठीक है। तो टेंडर में पैसे तो देने पड़ेंगे ना बदले में, तो उसकी अर्नेस्ट मनी दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो करीब 2% या 4% देती है, 100% पैसा तो नहीं देगी। तो गवर्नमेंट से पैसा निकलवाना बहुत टेढ़ी चीज़ है, और थोड़ा थोड़ा करके देगी। तो शुरुआत में जो पैसा देती है वो 2 से 4% दे देती है, जिससे कि ठेकेदार सेटिस्फाई हो जाए और काम करना शुरू कर दे, ठीक। दूसरा काम है, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे अकाउंट कौन मैनेज करता है? RBI।
जैसे हमारे अकाउंट कौन मैनेज करता है, कमर्शियल, ठीक है, तो इसके आरबीआई। नेक्स्ट है गिव्स लोन, गवर्नमेंट को भी लोन देने का काम करता है, राइट। जो कभी कभी फिस्कल डेफिशिएट हो जाता है, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिशिएट। सरप्लस मतलब जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा, एडिशनल, ठीक है, और डेफिशिएट का मतलब कमी। तो जब सरकार के पास कमी हो जाती है तो लोन देने का काम आरबीआई करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आरबीआई, ठीक। तो लोन देने का काम, गिफ्ट लोन भी लिख सकते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन भी, एडवांस यानी कि देना लोन, और लोन एडवांस में ही दिया जाता है, जब जाके तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट की। नेक्स्ट बोल रखा है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर हो गए या बैंकिंग मैटर हो गए या इकोनॉमी मैटर हो गए, तो सब में एडवाइस देने का काम भी आरबीआई का है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी इतनी वो नहीं होती कि इतनी एक्सपर्ट कि अपने आप ही सारा काम कर दे, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण, वो एडवाइस किससे लेगी, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है आरबीआई गवर्नर, ठीक है, वो मदद कर, तो आरबीआई गवर्नर काम कर रहा है, मदद कर रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कौन काम कर रहा है, आरबीआई काम कर रहा है, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव तो है। जैसे हमारे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ऐसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, आरबीआई का, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। तो एडवाइस देने में काम करता है फाइनेंशियल मैटर्स में। जितने भी अगर डेट्स चढ़े हुए हैं, उधार कर्ज गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो डेट्स को चुकाने में आरबीआई मदद करेगा, ठीक है, उनको एडवाइस देगा, ऐसे नहीं ऐसे काम होता है। तो डेट्स को रिकवर या रीपे करने में आरबीआई मदद करता है। तो ये दो बेसिक फंक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, थर्ड फंक्शन, बैंकर्स टू द बैंक। हिंदी में बोले तो बैंकों का बैंक, बैंक का जो काम है वही बैंक के लिए काम करेगा, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, पहली बार जितने भी सारे काम हमारे जो होते हैं बेसिक काम, फंड्स का एक्सेप्ट करना, लैंड करना, ये तो हमारे काम करता है, बट बैंक के कौन काम करेगा, आरबीआई। बैंक बोल रहा हूँ तो कमर्शियल बैंक, आरबीआई बोल रहा हूँ तो सेंट्रल बैंक, ठीक। अगर बैंक को अपना पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, ऐसा होता है कि हम डिपॉजिट करने चले गए, मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, मैंने 800 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक क्या अपने पास एक SLR अमाउंट रखती है, जिसको स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो कुछ कैश में उसके पास लिक्विड फॉर्म में रखा होना चाहिए, और बाकी अपना पैसा उठा देती है CRR में, यानी कि CRR कहने का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। वो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करने के लिए रखती है। इन सिचुएशन, अब देखो सवाल ये उठता है कि हम पैसा क्यों जमा करते हैं और बैंक क्यों पैसा जमा करती है आरबीआई में। हम पैसा इसलिए जमा करते हैं कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर काम आए, हमें लोन मिल जाए, है ना। ऐसे ही कमर्शियल बैंक जो है भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में, तो वो आरबीआई के पास जमा करके रखती है एक सर्टेन अमाउंट। उस सर्टेन अमाउंट को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और ये सारी बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब कंडीशन होती है हमारी, अब कोरोना काल में कैश रिजर्व रेशियो भी हमारा कम हो गया हुआ, नॉर्मल पहले 5% रहता था, अब 4% हो गया, तो एक घटते बढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने कर रखी है। अब जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना, ये सारा काम किसका है, आरबीआई का। तो ऐसे बैंक्स के CRR SLR इन सभी को, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड करना, ये भी काम आरबीआई का है। मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो सारे रेट्स के परसेंटेज लिखे होते हैं साथ, ठीक। तो ये काम होता है बैंकर्स टू द बैंक का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और हाँ, ये हमारा ऐसा होता है कि जैसे अब बैंक से हमने लोन ले लिया, है ना, कोई ऐसा इंसान हुआ लोन नहीं दे पा रहा है, लोन देने में आनाकानी कर रहा है, रीपे करने में, तो उसकी क्या है, ये रेपुटेशन खराब हो जाए, सिविल स्कोर खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं सिविल स्कोर। फॉर एग्जांपल तुमने दुकान से मोबाइल ले लिया, लोन पे उठा लिया इंस्टॉलमेंट पे, अब लोन देने में तुम आनाकानी कर रहे, या नहीं दे पा रहे, या तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं, तो तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी, तो उससे तुम्हारा सिविल स्कोर कम हो जाएगा। जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है, क्रेडिट स्कोर वो अच्छा माना जाता है,
ऐसी बिजनेस में होता है। किसी बिजनेसमैन ने दूसरे से पैसा ले लिया या किसी बिजनेसमैन ने ही बैंक से पैसा ले लिया, वो चुकाने में आनाकानी कर, तो उसका रेपुटेशन बिगड़ जाएगी ना। भाई बैंक को ये लग जाएगा भाई इस आदमी को विश्वास नहीं कर सकते, कल से हम पैसा नहीं देंगे। विजय माल्या हो, जिंदगी में कोई पैसा नहीं देगा आप उसे, पैसा लेके बांधे, उसका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर सब बेकार होगा, है ना। तो विश्वास के लिए स्कोर बनाया जाता है, ठीक। तो ये बैंकर्स का काम है। अब ऐसे ही बैंक आरबीआई बैंक को जरूरत पड़ी लोन की, तो आरबीआई की ये ड्यूटी बनती है कि भाई इसको लोन को देना है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। कभी कभी बैंक डूब जाते हैं या खुलने से पहले बंद हो गए, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उसमें आरबीआई की सोल ड्यूटी होती है इसको मदद करने की। फोर्थ फंक्शन पे अगर हम आते हैं तो एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक, ऐसे ही आरबीआई अपने पास में फॉरेन एक्सचेंज भी रखते हैं। इसमें तुम्हारे गोल्ड रिजर्व्स आ जाते हैं, गोल्ड करके। अब बोलते हैं ना कि भैया नोट छापने के लिए गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, तो आरबीआई करती है, ठीक है। नोट छापने के लिए फॉरेन करेंसी होनी चाहिए रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होनी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में मनी सप्लाई या फॉरेन एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बनाने में मदद करती है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कैसे, अब जैसे हमारे डॉलर की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू तो कम हो रही है डॉलर की, है ना। हमारी $1 में 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो अगर आरबीआई के पास रिजर्व है तो डॉलर छोड़ देगा वो, है ना, मैदान में, और वो जाके रिकवर कर लेंगे उस वैल्यू को। तो इसीलिए वो रिजर्व करके रखता है अपने पास फॉरेन करेंसी, ठीक, जिससे कि कभी भी हमारे देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन पैदा ना हो। इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है, महंगाई हो रही है, तो रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है। एक ज़माना आएगा 80 रुपये भी हो जाएगा कभी डॉलर का, तो आरबीआई की क्या है जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके पास डॉलर जो रिजर्व में रखा है वो मार्केट में सप्लाई कर दे, जिससे कि मेंटेन हो जाए, वो बना दे, ठीक है। और ये सभी जो है फॉरेन एक्सचेंज से हमारा डील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ फंक्शन की, ये है लैंडर्स, लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर का लैंडर से ही लैंड बना है। कैसे, लैंड का मतलब है देना, और लैंडर हुआ देने वाला पर्सन। तो उसमें क्या है कि कभी भी इन द सेंस कोई प्रॉब्लम हो जाती है बैंक को, तो वो उसकी लास्ट मदद करने का ऑप्शन कौन है, आरबीआई। उसके माई बाप कौन है, आरबीआई। तिनके को एकमात्र डूबने का सहारा आरबीआई है, ठीक है। तो ये सारी लैंडर्स लास्ट रिजॉर्ट में आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, बैंक को भी कभी कभी दिक्कत में चली जाती है, या चोरी चकारी हो, या डेफिसिट में चले गए, लॉस में चले गए, है ना, या किसी बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा उधार दे दिया उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही, लोन रिपेमेंट नहीं हो पा रहा। भाई वो तो हमारे मेहनत को पसीने की कमाई दी है, लोन के फॉर्म में बैंक ने बिजनेसमैन को, और वो नहीं दे रहा, तो उस केस में मदद कौन करेगा, आरबीआई करेगी, ठीक है। और एक है फंक्शन 7 की अगर हम बात करें, 6 क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन नाम से पता चल रहा है जैसे हम घर को साफ करते हैं गंदगी हो जाती है, इससे पता चल रहा है। तो सारे बैंक का घर कौन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट्स में लॉस चल रहा होता है या लोन ड्यू चल रहा होता है, अनड्यू पेमेंट्स चल रही है, तो उसमें अकाउंट्स को सेटल यानी कि लोन को चुकाने का काम जो है वो आरबीआई करता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ। क्लियरिंग का मतलब होता है सेटलमेंट करना, चुका देना, है ना। जैसे डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट होता है, दो लड़कों में लड़ाई हो गई, भैया सेटल कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सेटलमेंट हो गई। ऐसे ही बैंक्स में अगर अकाउंट्स ऊपर नीचे हो गए, लॉस में चले गए, या किसी ने देने में मना कर दी लोन वगैरह में, तो उनके अकाउंट्स को सेटलमेंट चुकाने का काम कौन करेगा, आरबीआई। तो क्लियरिंग का मतलब होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट्स किसका करेगा, बैंक्स में तो अकाउंट्स के होते हैं, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स।
ठीक। हाँ, अब जब बैंक कुछ शुरुआत में बैंक कैसे खोले थे, क्योंकि 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले कंट्रोलर का ज़्यादा काम था अभी। अब है फैसिलिटेटर। पहले क्या थे भैया, टीचर हुआ करता था, वो पिटाई करता था, ऐसी लंबी सी स्टिक लेता था, लाल पीले पड़ जाते थे बच्चे। आज के टाइम पे फैसिलिटेटर है, मदद कर सकता है, राय दे सकता है, मंजिल तुम्हें करनी है, पढ़ना तुम्हें। ऐसी बैंक्स के लिए भी फैसिलिटेट मतलब राय देने का काम करेगा, मदद करने का काम करेगा बैंक। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटर की तरह काम है, फैसिलिटेटर, और साथ में रेगुलेटर, फंक्शंस को भी रेगुलेट करने का काम करेगा आगे। सुपरवाइजर तो करता ही है, जो मैंने बेसिक बताया, सबकी नज़र रखेगा। पहले से अमाउंट में जो उसकी पॉलिसी जो थी वो थोड़ी सी लिबरलाइज हो गई, ढीली हुई। पहले रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, अब रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। लिबरलाइजेशन में यही तो हुआ, मनमोहन सिंह यही तो है, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट में होने पड़ा। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ में लिबरलाइज कर दिया, तो ये फैसिलिटेटर बन गया। पहले था कंट्रोलर, अब है फैसिलिटेटर। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े आरबीआई के। और लास्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा होता है, क्रेडिट जो है वो बिजनेस का ब्लड है, क्योंकि बिना बिजनेस क्रेडिट के उससे चल नहीं सकता। हर बिजनेस में क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, लोन की फॉर्म में हो, कैपिटल की फॉर्म में हो, डिवेंचर की फॉर्म में हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसको क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस जो है हमारा आरबीआई रेगुलेट करेगा। कैसे, उसको भी मॉनेटरी मेजर्स बना रखे हैं। दो तरह के मेजर्स हैं, जरा देखिए तो मेजर्स। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी पॉइंट में? पहला फंक्शन सभी के दिमाग में, करेंसी अथॉरिटी या बैंकर इशू जिसको हम बोलते हैं, नोट छापने की अथॉरिटी इसके हाथ में, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, सर्कुलेशन बना रहता है नोट्स का, ठीक है, और एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहती है सभी नोट्स की जब सारे नोट्स लिखे हों, और एक्सेप्ट 1 रुपये नोट और कॉइन्स, बाकी सारे नोट छापते। सेकेंड पॉइंट क्लियर है, बैंकर शुड गवर्नमेंट। जैसे हमारा कमर्शियल बैंक काम करती है, ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। तो जो भी लेन देन होने वो आरबीआई से होंगे, उनके कर्ज वगैरह चुकाना देना वो सब आरबीआई करेगा, उनके फंड्स को एक्सेप्ट करना, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना, ये सारा आरबीआई का, ठीक है। लास्ट और तीसरा पॉइंट समझ में आएगा, बैंकर शुड बैंक, सारे बैंकों का बैंक, सारे बैंक का बैंक, ठीक है। तो जो भी बैंक्स की जो ज़रूरत पड़ती है तो बैंक्स किसी शरण में जाते हैं, आरबीआई के। तो ये क्या है, आरबीआई उनका रेगुलेटरी बन जाता है, ठीक। सारे जितने भी फंड्स का इधर उधर करना है बैंक्स को, ठीक है, जिसको एक कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो कैश जो है आरबीआई को बैंक देती है। जैसे हम कुछ कैश बैंक को देते हैं कमर्शियल बैंक को, अच्छा वो ऐसे ही कुछ अमाउंट में कैश जो है वो आरबीआई को देती है कमर्शियल बैंक में, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सभी फॉरेन एक्सचेंज का जो है ये इनका कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब उसकी पोजीशन में होना, उसके अधिकार में होना, उसके पास होल्ड होना, स्टॉक की फॉर्म में रखती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन हो गई तो उसको रिलीज कर देती है, जिससे कि वो मेंटेन हो जाए हमारा मार्केट। जैसे आगे चलकर हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलेशन जो हम पढ़ेंगे नेशनल प्रिंसिपल, वो उसमें हमें पता चलेगा कैसे रिलीज का। अभी सिर्फ तुम्हें आइडिया ये होना है कि अगर हमारे देश में महंगाई या सस्ती की हो जाती है तो मनी सप्लाई को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में आरबीआई मदद करता है। उसके बाद कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा, लेंडर लास्ट रिजोर्ट। अगर भूले बिछड़ी कोई बात हो जाए, बैंक से लॉस में चले गए तो आखिरी मात्र ऑप्शन जो है आरबीआई है। जैसे पहले कोई भी पाप हो जाता था, भगवान जी गुरु जी माफ़ कर दो, तो बस सारे बैंक इसी के पास पहुँच जाएंगे, आरबीआई के पास। लास्ट कौन सा पड़ा, क्लियरिंग हाउस, यानी कि जितने भी सारे चुकते हिसाब हैं वो सब चुकाने का काम कौन करेगा, ठीक है, अकाउंट्स को सेटल करने का काम। और सुपरवाइजर तो करता ही है, कंट्रोलर, रेगुलेटर, ये सब। कंट्रोलर नहीं है आज की तारीख में, कौन है, फैसिलिटेटर, ठीक। तो ये हमने बैंक्स में पढ़ा। और लास्ट हमने पढ़ा है क्रेडिटर्स, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे मार्केट में बरकरार रखने के लिए क्रेडिट भी बना होना जरूरी है। इतना नहीं कि ज़्यादा हाई हो जाए, ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ज़्यादा सप्लाई नहीं हो जाएगी,
उसको बनाए रखने में भी ज़रूरत पड़ती है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि अगर ये हमने पढ़ लिया तो नेक्स्ट टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन सा फंक्शन था? सात में पहला पॉइंट समझ लेते हैं। हमारा जो है क्रेडिट की जो पॉलिसी जो बनाता है उधार देने की, रेट्स जो डिसाइड करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, अगर चीप पॉलिसी हुई यानी कि लो रेट्स होंगे, चीप का मतलब कम रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट, चीप पॉलिसी होगी तो उससे क्या है भाई, बिजनेसमैन लोन लेगा, कम रेट में इंटरेस्ट में लोन देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे हमारी, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फैक्ट्रीज लगेंगी तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, जॉब्स की, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आता है। चीप पॉलिसी में क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। चीप पॉलिसी कहने का मतलब है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे? लोन पे। कोई लोन लेने आएगा तो कम इंटरेस्ट पे उसे देना पड़ेगा। एक होती है डियर पॉलिसी। डियर पॉलिसी का मतलब है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे या घटेंगे? कम होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि उनको डर लग जाएगा बिजनेसमैन को, भाई लोन पे ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए वो रोक देगा, इंतजार करेगा कब रेट सस्ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी डिस्करेज है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब ये हुआ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई भी ग्रुप बिजनेस का हम प्रमोशन करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है ये प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट हो किसका? इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे होगा डिस्करेज, इन्वेस्टमेंट कम होंगी। ठीक है, तो ये होती है। अब ये पॉलिसी जो बनाई जाती हैं ये हमारी क्या करती हैं, इससे क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? क्रेडिट कंट्रोल होगा। और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मनी सप्लाई की जो सिचुएशन होंगी जिसमें हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशंस को ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ मनी सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में मनी की लिक्विडिटी ज़्यादा है, सबकी जेब में पैसा है, तो हर कोई उसको विल कर सकता है, हर कोई उसको इच्छा से अपनी चीज़ को खरीद सकता है क्योंकि इसके पास पैसा है। तो उसे महंगाई को वो देखेगा नहीं, कोई चिंता नहीं उसको। तो उससे क्या है, वो क्या करेगी, रेट्स को क्या है, मनी सप्लाई में कम कर देगी। मनी सप्लाई को कम कर देगी तो लिक्विडिटी ऑफ मनी, मार्केट लिक्विडिटी ऑफ मनी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कब होता है? जब मंदी का दौर। ठीक है, एक डिफ्लेशन पड़ी थी ना 1929 में आई होगी इंटरनेशनल हिस्ट्री में, है ना, पड़ी होगी टाइम पर। तो उसमें क्या है, मंदी थी, दाम कम हो गए। ठीक है, यहाँ पे दाम बढ़ गए। महंगाई का मतलब प्राइस का बढ़े, सस्ताई, मंदी का मतलब प्राइस का कम हो गया। तो ये होता है। अब इसके लिए क्या है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बैंक्स हैं मेजर्स बना रखे हैं जिनको बोला जाता है क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या मॉनेटरी मेजर्स। तो अब हम